हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूआरएमपी के बारे में। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, इस स्कीम को समझेंगे किस तरीके से ये काम करती है, कब कब बेनिफिशियल है और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान में रखना है वो, और किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन रहती है, कौन कौन से हमारे को पेमेंट के मैकेनिज्म जो है क्यूआरएमपी के अंदर मिलते हैं। उन सारी बातों का जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो आइए चलते हैं स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो इसमें बेसिकली हमें क्यूआरएमपी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, एक एक बातों का ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सा पर्सन एलिजिबल है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबल को कैसे कैसे एलिजिबिलिटी रहेगी। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर जिसके 5 करोड़ से जो है कम है वो ही एलिजिबल पर्सन है इसके लिए। ठीक है, एलिजिबल के लिए ठीक है, पर जो है टर्नओवर जिसकी 5 करोड़ से कम है वही एलिजिबल है। जिस भी एसएससी की, जिस भी टैक्स पेयर की टर्नओवर ज्यादा होगी 5 करोड़ से ऊपर, वो क्यूआरएमपी नहीं ले सकता, उसको मंथली में ही जाना होगा, उसके लिए क्यूआरएमपी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको, जो भी पर्सन क्यूआरएमपी में रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी जो लास्ट रिटर्न है, ठीक है ना, जो भी क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहा है उससे पिछली रिटर्न जो है वो फाइल होनी चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट फर्निश द रिटर्न लास्ट रिटर्न एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, क्योंकि हमारे को क्वार्टर वाइज जो है ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे पिछली जो है रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। ठीक है ना, जब हम जो है यहाँ पे ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ड्यूरिंग एनी क्वार्टर एग्रीगेट टर्नओवर अगर हमारी 5 करोड़ से बढ़ गई तो उस केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है ना, क्योंकि टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है 5 करोड़ से। ठीक है, मान लेते हैं सपोज 2 क्वार्टर में ही हमारी टर्नओवर फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के अंदर ही 5 करोड़ से बढ़ गई, तो हम थर्ड क्वार्टर में हमें मंथली ही जाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्वार्टरली जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, तो ऑप्शन टू अवेल क्यूआरएमपी इज जीएसटीएन वाइज। ठीक है ना, देयरफॉर डिफरेंट जीएसटीएन ऑन द सेम पैन हैव द ऑप्शन टू अवेल क्यूआरएमपी स्कीम फॉर वन और मोर जीएसटीएन। ठीक है ना, क्योंकि मान लेते हैं मेरी दिल्ली में ब्रांच है, मुंबई में भी ब्रांच है, तो हर एक को जो है यहाँ पे जीएसटीएन वाइज जो है अपनी टर्नओवर को देखना है, तो जीएसटीएन वाइज देख के चलना पड़ेगा कि हमारे को किस तरीके से जो है यहाँ पे क्यूआरएमपी हम ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर हम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, वहां पे फैसिलिटी हमारे पास होती है। ठीक है, मान लेते हैं हम जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो हमको कब से कब तक ऑप्शन मिलेगा, हमें ऑप्शन मिलेगा 1 मई से 31 जुलाई तक। ठीक है ना, ये क्योंकि हमारा जो क्वार्टर है जुलाई का से सितंबर का क्वार्टर है, तो हमारे को इसका पहला महीना मिलता है और इससे जो प्रीसीडिंग जो पिछला जो क्वार्टर होगा इसके 2 महीने। तो यहाँ पे हमारे को इस ड्यूरेशन के अंदर, ये जो 3 महीने हैं इस ड्यूरेशन के अंदर ही सिलेक्ट करना है कि अगर हमारे को यहाँ पे अगला जो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है उसमें अगर स्विच करना है तो हमारे को ये 3 महीने मिलेंगे। कौन से इस महीने का 1 मंथ और पिछले 2 महीने के पिछले क्वार्टर के लास्ट के 2 मंथ। ठीक है ना, क्योंकि जुलाई के अंदर तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे को अदरवाइज जो है मंथली या क्वार्टरली फाइल करनी है तो 31 जुलाई तक तो ऑब्वियसली हमें फाइल करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास ये टाइम लिमिट्स होती है। अब बात करते हैं, अगर हमने जो है ऑप्ट करी है क्यूआरएमपी, अगर हमने ऑप्ट करी है तो हमारे को क्या करना है, हमारे को अब जो रजिस्टर्ड सप्लाई जो हमने सप्लाई करी है टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर दिखाना है। ठीक है, कौन कौन सा दिखाना है, हमें अपनी सप्लाई दिखानी है, ठीक है, जो हमने टैक्स इनवॉइस काटे हैं वो दिखाना है, प्लस हमारे कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो दिखाने हैं, और इनकी इन सब की कोई अमेंडमेंट्स है तो वो सब हमको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जो भी हमने बी टू बी सप्लाई करी है वो हमारे को जो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को के अंदर डालनी पड़ेगी, ताकि हमारे कोरेस्पोंडेंस जो है, जो हमारा परचेजर है उसको जो है क्रेडिट वहां पे मिल जाए। ठीक है ना, तो हमारे को क्या करना है, पहले 2 महीने के अंदर जो है, पहले 2 महीने, ठीक है, जो एग्जाम्पल लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च के पहले महीने, जनवरी और फरवरी के जो हमारी जो डिटेल होगी, जो भी हमने सप्लाई करी रजिस्टर्ड पर्सन को, वहां पे जो है हमें उसकी डाटा जो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर डालना पड़ेगा, ताकि जिसने हमसे परचेज किया उसको जो है क्रेडिट जो है उसका बेनिफिट मिल जाए। और ये फैसिलिटी जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है टोटली ऑप्शनल है। ठीक है ना, हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए इसको मद्देनजर रखते हुए जो है ये फैसिलिटी जो है दी गई है। सेकेंड बात करें, सच डिटेल कैन बी फर्निश फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, 13 तारीख के अंदर, 1 तारीख से लेकर 13 तारीख के अंदर जो है हमें फाइल करनी है। सपोज जनवरी मंथ की, जनवरी 2024 की अगर हमने जो है जो है सप्लाईज करी है,
वो हमें कब तक डालनी होगी, वो हमें 13 फरवरी 2024 तक जो है हमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर डालनी होगी। तभी हमसे जिसने परचेज किया है उसको जनवरी मंथ का जो क्रेडिट है वो जनवरी मंथ के अंदर ही ताकि मिल जाए। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हाउएवर द सेट डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई शैल नॉट एक्सीड 50 लाख इन ईच मंथ। तो हमें ध्यान में रखना है जनवरी फरवरी मार्च हमारा तीन मंथ जो है, तो इन तीनों मंथ में जो है हमारी जो है किसी भी मंथ में जो है 50 लाख से ऊपर की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, तो ही हम जो है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपनी डिटेल डाल सकते हैं। द डिटेल विच ऑलरेडी अपलोडेड यूजिंग IFF, जो अगर एक बार हमने IFF पे डाल दी तो उसको GSTR 1 जब हम क्वार्टरली फाइल करेंगे यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है एक बार डिटेल जो है B2B वाली डाल चुके हैं, तो अलग से जो है दोबारा से डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, स्पेशल प्रोसीजर जो है हमें पेमेंट का मिलता है। रिटर्न की बात करें, रिटर्न तो हमारी क्वार्टरली हो गई, ठीक है ना, रिटर्न हमारी क्वार्टरली हो गई, लेकिन हमारे को जो पेमेंट्स करनी है, वो हमारी पेमेंट्स जो है मंथली ही रहेंगी। तो हमारे को यहाँ पे दो मैकेनिज्म मिलते हैं, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम फिक्स सम मेथड के अकॉर्डिंग जो है अपने जो है लाइबिलिटी को पे करें, या फिर हम सेल्फ असेस करके जो है अपनी लाइबिलिटी को पे करें। तो हमारे को ध्यान में रखना है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड अंडर फिक्स सम मेथड, अगर हमने फिक्स सम मेथड किया है तो हमारे को ध्यान में रखना है कि हम जिस क्वार्टर के लिए, मान लेते हैं सपोज जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर है, इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो हमको देखना है कि इससे जो पिछला वाला क्वार्टर था उस क्वार्टर में हमने क्वार्टरली ऑप्ट किया था या फिर मंथली रिटर्न फाइल करी थी। अगर हमने मंथली रिटर्न फाइल करी थी तो यहाँ पे भी रिटर्न गई होगी, यहाँ पे भी रिटर्न गई होगी, यहाँ पे भी रिटर्न गई होगी। तो हमारे को ध्यान में रखना है, इफ लास्ट रिटर्न फाइल्ड इज मंथली, तो हमारे को टैक्स क्या पे करना है, ई कैश लेजर के थ्रू, जो हमने लास्ट रिटर्न में, मतलब यहाँ हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं जून 2023 की बात कर रहे हैं या सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं, तो हमको देखना होगा अगर हमारी पिछले क्वार्टर में अप्रैल से जून तक की जो रिटर्न थी वो मंथली थी, तो हमें देखना होगा जून 2023 में हमने क्या टैक्स पे किया था, वही जो है हमें जुलाई के अंदर भी पे करना होगा, वही जो है हमने अगस्त के अंदर भी पे करना होगा, और सितंबर में जाके जो हमारा डिफरेंशियल होगा वो हम पे करेंगे। और दूसरी बात, अगर हमने जो है क्वार्टरली ऑप्ट किया था, अगर मान लेते हैं जो हमारा ये पहला वाला क्वार्टर था अप्रैल से लेकर जून तक का, इसमें हमने क्वार्टरली पे किया था, तो हमें क्या करना है तो हमें इस क्वार्टर का 35% जो है जुलाई में पे करना है, 35% जो है जो अगस्त में पे करना है, और बैलेंस जो है वो यहाँ पे जो हमारा सितंबर मंथ है, सितंबर 2023, यहाँ पे हम पे कर देंगे, जो बैलेंस जो है हमारा बचेगा। ड्यू डेट क्या रहेगी, ये जो टैक्स पेमेंट की जो ड्यू डेट है, जो 35 यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर हम जून वाला टैक्स जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये हमारे को 25 तारीख तक जो है, अगले महीने की 25 तारीख तक जो है पे करना पड़ता है। मींस जुलाई का हम पे कर रहे हैं, तो जुलाई का हम कब तक पे करेंगे, 25 अगस्त तक जो है हमारे को पे करके चलना होगा QRMP के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एनी अमाउंट, अगर हमारे पास ऑलरेडी कैश और क्रेडिट में बैलेंस ऑलरेडी है, पड़ा हुआ है उतना बैलेंस, तो हमारे को फिर अलग से डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। टैक्स पेयर इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम इफ इज नॉट फर्निशिंग रिटर्न फॉर द अर्लियर टैक्स पीरियड, ये हमने ऊपर भी बात करी, ठीक है। तो हम अब इसमें क्या है कि हमारे को जो है प्रीवियस रिटर्न फाइल करनी जरूरी है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, क्यों हम QRMP ऑप्ट करें, QRMP ऑप्ट करने का बेनिफिट ये है कि हमारी जो रिटर्न्स हैं वो हमारी जो है रिटर्न्स जो है वो क्वार्टरली हो जाएंगी, तो क्वार्टरली हो जाएगी तो हमारे को लेट फी वगैरह जो है सेव हो जाएगी। लेट फी जो है अगर हमारी रिटर्न डिले होती है तो हमारे को उस क्वार्टर की ही लेट फी देनी पड़ेगी, तो नो लेट फी आर एप्लीकेबल फॉर द लेट डिपॉजिट ऑफ द टैक्स, क्योंकि टैक्स अगर हमारा लेट डिपॉजिट होता है तो इसमें लेट फी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे को ध्यान में रखना है, लेकिन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे लगेगा। इसको हम दो अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम फिक्स सम मेथड की बात करेंगे। फिक्स सम मेथड में अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमारे को देखना है कि पिछला महीना जो था उसमें क्या था, वो पिछले महीने में हमारी मंथली रिटर्न गई थी या फिर पिछले महीने में हमारी क्वार्टरली रिटर्न गई थी। तो हम दो एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा ये वाला है, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा ये वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम ये बात करेंगे कि हमारी जो पिछली रिटर्न थी, हम ये क्वार्टर लेके चल रहे हैं अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर, तो हमारे पिछले क्वार्टर जो था जनवरी से मार्च वाला, हम मान के चलते हैं कि उसमें हमने जो है जनवरी फरवरी मार्च तीनों में मंथली रिटर्न फाइल करी थी, तो हमको कौन सा देखना होगा, हमने मार्च 2021 की
जो है हमें अपनी रिटर्न देखनी पड़ेगी कि हमने उस जो मार्च 2021 की रिटर्न में कितना टैक्स जमा किया था। हमने एग्जांपल में ले लिया कि हमने 1,000 रुपए जो है मार्च 2021 में जमा करे थे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने अप्रैल से लेकर जून तक जो है क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, तो हमें क्या करना है, अप्रैल के अंदर भी 1,000 रुपए जमा करने हैं, मई के अंदर भी 1,000 रुपए जमा करने हैं, और जून में क्या करना होगा, जून में जो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी जो आएगी, जो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी आएगी उसमें जो हम डिपॉजिट कर चुके होंगे वो लेस करके जितना भी बैलेंस बचेगा, जितना भी बैलेंस बचेगा वो हमें पे करके चलना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या करा, 900 प्लस 1200 प्लस 1500, ये जो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी है उसको ऐड किया, माइनस जो हम डिपॉजिट कर चुके हैं, कितना डिपॉजिट कर चुके हैं हम, 1,000 और 1,000 डिपॉजिट कर चुके हैं, इसको लेस करके जो बैलेंस बचेगा वो हमारे को जो है जून 2021 में जमा करना होगा। ये कहती है क्यूआरएमपी का फिक्स सम मेथड। अब एग्जाम्पल 2 में आते हैं। मान लेते हैं इस महीने तो हमने क्यूआरएमपी ऑप्ट करी है, ठीक है। पिछले महीने पिछला जो क्वार्टर था वो भी हमने क्यूआरएमपी ऑप्ट करी थी, हमने इस क्वार्टर में भी क्यूआरएमपी ऑप्ट करी, और पिछले मंथ पिछला क्वार्टर जो था वो भी हमारा क्यूआरएमपी था। तो हम देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में हमारा टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारी 10,000 के पिछले क्वार्टर के अंदर, पूरे क्वार्टर के अंदर 10,000 की लाइबिलिटी आई थी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमने यहाँ पे बात करी कि पहले मंथ हम 35% जमा कर देंगे, सेकेंड मंथ भी हम 35% जमा कर देंगे, और यहाँ पे थर्ड मंथ में हम बैलेंस जो है हमें जमा करके चलना होगा, बैलेंस जितना भी बनेगा। तो हमने यहाँ पे 3500 जमा कर दिया, सेकेंड मंथ में 3500 जमा कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी थी। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअल लाइबिलिटी जो है निकल के आ गई 10,000 की। तो हमारे को यहाँ पे क्या करना है, हमारा यहाँ टोटल 10,000 में से 7,000 जमा कर चुके हैं, जो बैलेंस 3,000 है वो हम यहाँ पे जो है जून 2021 के अंदर जमा कर देंगे। अब हमारे पास एक मेथड और था, हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, फिक्स सम मेथड था, और एक दूसरा मेथड था सेल्फ असेसमेंट मेथड। तो अब सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट में तो भैया जैसे हम मंथली में करते हैं सेम वे में जो है यहाँ पे भी करते हैं कि हर महीने अपनी लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे देखेंगे भैया अप्रैल 2021 में एक्चुअल लाइबिलिटी हमारी कितनी बनी, जो है 900 रुपए की बनी, लेकिन हमने 25 तारीख को, हमारे को कब तक जमा करना होता है, 25 तारीख तक। हमारी ड्यू डेट क्या होती है, 25 तारीख, पहले 2 महीने में तो 25 तारीख ही रहेगी ना। तो 25 तारीख तक हमें जमा करना है, तो हमारी 25 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। लेकिन हमने 25 यहाँ पे जो अप्रैल में क्या कर दिया, हमने 25 तारीख की हमारी ड्यू डेट थी, तो हमने 25 तारीख को ही भोले बच्चे की तरह 25 को ही जमा कर दिया भैया। लेकिन गलती क्या करी, यहाँ पे 900 की लाइबिलिटी थी और जमा कितना किया, 700 रुपये। हमने कितना जमा कम करा, हमने 200 रुपये जो है यहाँ पे जो है कम जो है डिपॉजिट किया। तो गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, आप 200 रुपये आपने हमारे को देने थे, आपने नहीं दिए, लेट किया, आप 200 रुपये के ऊपर जो है 18% के हिसाब से ब्याज दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने 700 रुपये जो है हमारे को हमने जमा करा दिए। डिफॉल्ट रहा हमारा 200 रुपये का पहले मंथ में। सेकेंड मंथ में आते हैं, सेकेंड मंथ मई 2021 में, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1,200 की लाइबिलिटी थी, हमने भोला बच्चा बन के यहाँ पे 1,200 ही जमा कर दिए, हम अच्छे बच्चे बन के 1,200 ही जमा कर दिए 25 तारीख को। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 25 तारीख को जमा करनी थी, 30 तारीख को जमा करी। क्या लेट फी लगेगी, नहीं, लेट फी नहीं लगेगी, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे लेट फी एप्लीकेबल पेमेंट में नहीं रहती, लेकिन इंटरेस्ट जरूर लगेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट जरूर लगेगा। यहाँ पे 5 दिन का डिफॉल्ट कर दिया, 5 डेज का डिफॉल्ट कर दिया, ये 5 दिन का यहाँ पे जो है 1,200 अमाउंट, तो ये था ना, अमाउंट तो पूरा ही जमा किया, लेकिन 1,200 के ऊपर 18% के हिसाब से 5 डेज का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे, अब जून में बात कर देते हैं। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे अमाउंट वाइज डिफॉल्ट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डेज वाइज डिफॉल्ट हुआ। पहले वाले में अप्रैल में क्या हुआ था, यहाँ पे अमाउंट शॉर्ट पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा अब जून में तो हमारी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, 3B फाइल करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1,500 रुपये। अब 1,500 ये तो जमा करेगा ही जून वाला, और जो बैलेंस था अप्रैल वाला, वो जो यहाँ पे ये 200 रुपये बैलेंस बच रहे थे, ये भी यहाँ पे जमा कर दिए, ये 200 रुपये भी जमा कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे 20 तारीख तक फाइल करनी थी, 20 को ये भी फाइल कर दी, मान लेते हैं। वैसे ये स्टेट वाइज जो है हमारी 22 तारीख 24 तारीख होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये 200 रुपये जो थे इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट देना पड़ा, तो हमारे 56 दिन का इंटरेस्ट लग गया। कैसे 56 दिन का, हमारे को 25 तारीख तक जमा करना था, 25/5 तक, लेकिन हमने 20/7 को जब अपने अपने पूरे क्वार्टर की 3B फाइल करी, तब जाके हमने अपनी जो है टैक्स जमा किया, तो हमारे 56 दिन का जो है हमारे को इंटरेस्ट जो है यहाँ पे देना पड़ा 200 रुपये के ऊपर। 200 रुपये जो है हमारे को, जो है हमने शॉर्ट डिपॉजिट जो हमने 2 महीने बाद डिपॉजिट करे, उसके ऊपर 56 दिन जो है हमने डिले किया, तो उस पे जो है 56 दिन के हिसाब का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लग गया।
पहले वाले में 5 दिन का लगा, क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे लेट डिपॉजिट किया, अमाउंट तो पूरा डिपॉजिट कर दिया था, 1200 वही जमा कर दिया था मई मंथ का, लेकिन लेकिन लेट जमा किया तो इसलिए इंटरेस्ट जो है यहाँ पे लग गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्यूआरएमपी की जो है ये इस तरीके इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने समझा कि कितनी कितनी लाइबिलिटी रहती है, कैसे कैसे कंप्यूट करते हैं, पिछले महीने को कैसे देख के चलना है, वो सारी बात करी। जो हमारे को ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट के, चाहे हम फिक्स सम मेथड में जाएं, चाहे हम सेल्फ असेसमेंट मेथड में जाएं, तो किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन रहती है, सारी की सारी हमने इस वीडियो में चर्चा करी। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय जय हिंद, जय भारत।